नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। बीजेपी आज मनाएगी आपातकाल की 50वीं बरसी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में लगाई थी इमरजेंसी। ईरान से भारतीयों की निकासी बंद की। इजरायल ईरान में सीजफायर के बाद फैसला। आधी रात 282 और नागरिक दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर आज चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। चुनाव आयोग ने सांसद राहुल गांधी को लिखा लेटर। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को 6 तेजस जेट मिलेंगे। एचएएल चेयरमैन बोले अमेरिकी कंपनी ने समय पर इंजन नहीं दिए। 6 विमान बनकर तैयार। गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच बारिश। घरों में पानी भरा। ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली छोड़कर सभी राज्यों में पहुंचा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे। पीएम की ओर से अहम बातें कही गई। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी। इमरजेंसी में संघर्ष करने वालों को सलाम। संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। इमरजेंसी में मौलिक अधिकार भी छीने गए थे। जन संघर्ष से लोकतंत्र बहाल हुआ था। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था। ये बड़ी बातें ट्वीट में कही गई हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संविधान की मूल भावना कुचले जाने की बात कही गई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। इमरजेंसी के मौलिक अधिकार छीने गए थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र कैद किया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इमरजेंसी के 50 साल आज पूरे हुए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। प्रेस की आज़ादी खत्म किए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट में अहम बातें कही गई। इमरजेंसी में संघर्ष करने वालों को सलाम। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम भिंड से बताते हैं। बड़ी जानकारी भिंड से सामने आ रही है।
भिंड से बड़ी खबर, पार्षद पति की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। सीएमओ को धमकी दी, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे। पार्षद पति ने लगाए घूसखोरी के आरोप। सीएमओ पर अभद्र भाषा में बोला हमला। विकास कार्य न होने पर भड़के पार्षद पति। मीटिंग में पत्नी की जगह पहुंचे पार्षद पति। नगरपालिका में मीडिया के सामने दी चेतावनी। सीएमओ को 8 दिन का अल्टीमेटम, सख्त धमकी दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीटिंग में पत्नी की जगह पर पहुंचे पार्षद पति, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भिंड से बड़ी खबर आपको हम बता दें, पार्षद पति की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर भी आपको भिंड से ही बताते हैं, जहां पर उमरी थाने में पुलिसकर्मियों को भावुक विदा, स्थानांतरित कर्मचारियों सम्मान पूर्वक विदा। तेलंगानों के बीच हुई विदाई समारोह शॉल, श्रीफल और मिठाई से सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी और एसआई की सराहनीय पहल सामने आई है। विदाई के दौरान उमड़ा भावनात्मक माहौल, साफा पहना कर दी गई विदाई की अनोखी झलक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उमरी थाना परिसर में यादगार क्षण देखने को मिले हैं। की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सभी का सम्मान किया गया है। स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। स्थानांतरित कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक विदा किया गया। विदाई के दौरान उमड़ा भावनात्मक माहौल। उमरी थाना परिसर में बना यादगार क्षण। शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी और एसआई की सराहनीय पहल देखने को मिली है। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में मनाएगी आपातकाल की बरसी। पूरे प्रदेश में नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव करेंगे प्रेस वार्ता। आपातकाल के काले अध्याय से नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजधानी रायपुर में सीएम की ओर से अवगत कराया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर लाया गया किशोर पैकरा हत्याकांड के आरोपी पुलिस फ्लाइट से राजधानी पहुंचे। अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा शव ठिकाने लगाने के बाद आरोपी फरार हुए थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर पुलिस ने आरोपी पकड़ने में दिखाया दमखम। हत्याकांड की जांच जारी, आरोपियों की पूछताछ शुरू। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हम जानकारी आपको बता दें, पैसों के विवाद में हुई किशोर पैकरा की हत्या। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शव ठिकाने लगाने के बाद आरोपी फरार हुए थे। पैसों के विवाद में हुई किशोर पैकरा की हत्या। रायपुर पुलिस ने आरोपी पकड़ने में दिखाया दमखम। हत्याकांड की जांच जारी, आरोपियों से पूछताछ शुरू। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर लाया गया किशोर पैकरा हत्याकांड का आरोपी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस फ्लाइट से राजधानी पहुंचे अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 4 अफसरों को बदनाम। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वरिष्ठ IAS अफसरों को ACS बदनाम। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। 4 वरिष्ठ अधिकारियों को बदनाम की बात सामने आई। प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बनने का जारी आदेश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। L वेंकटेश्वर लू को मिला ACS का पदनाम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 4 अफसरों को बदनाम मिलने की बात सामने आई है। सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, तो सुन रहा हूँ, बताइए जी। सर, L वेंकटेश्वर लू को भी ACS का पदनाम मिला है। 4 वरिष्ठ अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, इन लोगों का प्रमोशन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन फॉर्मल ऑर्डर कल जारी हुए हैं और उनको अब अभी तक ये प्रमुख सचिव के 4 प्रमुख मीना है और वेंकटेश्वर लू है और इसलिए के 4 अधिकारी हैं जिनको औपचारिक आदेश कल मिला है। आज से ये CS कहलाएंगे और अपनी गाड़ी पर मीना झंडा लगा सकते हैं। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 4 वरिष्ठ IAS अफसरों को ACS बदनाम की बात सामने आई है। सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब हमारे साथ थे, जिनकी ओर से अहम जानकारी साझा की गई। प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बनने का आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर राजनांद गांव के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत का एक मामला सामने आया है। धमतरी पुलिस के अर्जुनी थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को उठाकर ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। 31 मार्च 2025 को हुई इस मौत की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उनतीस मार्च 2025 को ले गया और मेरा बहू था, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उसके साथ, और वो बच्चे लोगों को छोड़ दिया, बहू को छोड़ दिया। रात हो रहा था और उनको ले गए। बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं। माँ लोग लड़की जात था, इनको छोड़ के चले गए। अब कौन थाना क्या है ये भी पता नहीं मुझे। ऐसा गलत व्यवहार किया है वो पुलिस वाला लोग, और ले गया पुलिस थाना में ले गया। इन लोग रात में 10 बजे घर पहुँचे। हमें न्याय चाहिए, इसके लिए हम लोग कि आज तक हमें हमारे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, उसकी मृत्यु कैसे हुई इसकी भी हमको जानकारी नहीं मिली है आज तक। बहुत बार हम लोग धमतरी चले गए, आरटीआई भी लगाए, उसके माध्यम से मिलेगा करके, लेकिन उसमें भी अब विभागीय जांच होगा करके नहीं दे रहे हैं। पहले न्यायिक जांच के नाम पे नहीं देते थे, अब विभागीय जांच करके कुछ नहीं मिला। जी, कब आपके पति की मृत्यु हुई? मेरे पति की मृत्यु 31 मार्च को हुई है 2025 को। अगली खबर कुशीनगर से है। पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पशु तस्कर को गोली लगी, हालात गंभीर हैं। गिरफ्तार हुआ घायल पशु तस्कर और उसका साथी। पिकअप और मैजिक से 11 गोवंशीय पशु भी बरामद किए गए हैं। पशु तस्करों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। मुठभेड़ तरियासुजान थाने के बहादुरपुर चौकी के पास हुई। पुलिस ने पशु तस्करों के नेटवर्क को मजबूत झटका दिया। अवैध पशु तस्करी रुकवाने में पुलिस की कामयाबी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां बंदी की अभिरक्षा से भागने में 2 हेड कांस्टेबल बर्खास्त। डीसीपी मुख्यालय ने फरीद अहमद और मुकीम को किया बर्खास्त। डीसीपी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। दरोगा विपिन सिंह ने वजीरगंज थाने में केस दर्ज कराया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीसीपी मुख्यालय ने फरीद अहमद और मुकीम को किया बर्खास्त। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
दरोगा विपिन सिंह ने वजीरगंज थाने में केस दर्ज कराया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बंदी की अभिरक्षा से भागने में 2 हेड कांस्टेबल बर्खास्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, बंदी की अभिरक्षा में से 2 हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया है, पूरी जानकारी क्या है मामले से जुड़ी आपके पास? देखिए, डीसीपी ने लखनऊ में ये कार्रवाई की है जिसमें 2 हेड कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। और आपको चाहिए एक जो कैदी था वो अभिरक्षा से फरार हो गया था और फरार होने के बाद जो पूरे मामले की जांच थी वो एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी और एसीपी स्तर के अधिकारी ने इस मामले में ये कहा कि जो दोनों जो बंदी फरार हुआ है जिसका नाम मोहम्मद जैद है, वो इन दोनों हेड कांस्टेबल यानी कि फरीद अहमद और मुकीम साथ में आया था और 11 बजे लौकर से उनको लेकर के कोर्ट परिसर से निकला था और शाम 4:30 बजे उन दोनों ने सूचना दी कि जो मोहम्मद जैद है वो उसकी अभिरक्षा से फरार हो गया है। लिहाजा इस मामले पर अधिकारियों ने बयान उनको हेड कांस्टेबल की तरफ से नहीं मिला, इसलिए दोनों ही हेड कांस्टेबल जो फरीद अहमद है और मुकीम है उन दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डीसीपी हेडक्वार्टर ने कार्रवाई की है और जरूर चूंकि 11 बजे से 4:30 बजे तक के समय तक ये दोनों हेड कांस्टेबल जो बंदी था, जो कैदी था, उसको लेकर के कहाँ रहे, इनके पास जवाब नहीं था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और यूपी पुलिस की तरफ से एक नजीर दी गई है कि आप अगर बंदी या किसी कैदी को घुमाने या याशी की कार्यलिप्तों में अगर आप लिप्त रहेंगे तो ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस की तरफ से की गई है कि रिपोर्ट आने के बाद वजीरगंज कोतवाली में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए दरोगा विपिन सिंह ने वजीरगंज थाने में केस दर्ज कराया था। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था एनडीडीबी के सहयोग से और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए, उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया, पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उनसे
उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद इसके अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान खुश है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। पहली बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूँकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे। और मैं पीसीडीएफ से कहूंगा कि एनडीडीएफ के इस मॉडल को देखें, उसको अंगीकार करें। दुग्ध समितियां कैसे कार्य कर सकती हैं, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में प्रदेश के अंदर कई डेयरी आगे बढ़ी है। अभी अमूल ने वाराणसी में अपना काम प्रारंभ किया, हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है। लखनऊ में एनडीडीबी के सहयोग से हम लोगों ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया उसके परिणाम सार्थक आए हैं। लेकिन पीसीडीएफ को अपनी उस कार्य पद्धति और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नए प्रयास की आवश्यकता है, जिस प्रयास को हम एनडीडीबी आपके सामने उदाहरण है, अमूल आपके सामने एक उदाहरण है, मदर डेयरी आपके सामने एक उदाहरण है। हम क्या आप राज्य के अंदर पराग को या अन्य संस्थाओं को भी इसी रूप में आगे बढ़ाने में
अपना योगदान दे पाएंगे। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, दुग्ध समितियों के गठन करने के लिए, चिलिंग प्लांट कहाँ स्थापित होने हैं, कैसे हम क्वालिटी मिल्क को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं, ये तभी हो पाएगा जब ये डेयरीज चलेंगी और संचालित हो पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये 4 स्थलों के लिए MOU नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें गोरखपुर में 1 लाख क्षमता की डेयरी 2023 से ही बंद थी। ये डेयरी चली तो, लेकिन दूध पूरा नहीं आता था, लगातार घाटे में चल रही थी। कोई प्रयास नहीं हुए कि नए दुग्ध समितियों का गठन करके हम किसानों को उसके साथ जोड़ सकें, अन्नदाता किसानों को उन्नत नस्ल का पशुधन दे सकें, अच्छी गाय, अच्छे नस्ल के भैंस या जो पशुधन उसके पास है उसमें अच्छी ब्रीड उसके माध्यम से पैदा हो, इसके बारे में जो पहल होनी चाहिए थी उसका अभाव देखने को मिल रहा था। विभाग को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वहाँ पे कहीं न कहीं उस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए उसको और तीव्र करने की आवश्यकता है। कानपुर में 4 लाख लीटर की डेयरी नई बनी इस डेयरी कुछ ही दिन चल पाई, घाटे में लगातार चलने के बाद बंद हुई। आज उसको फिर से रिवाइव करके NDDB उसको आगे बढ़ाएगी। 1 लाख लीटर डेयरी, 1 लाख लीटर की क्षमता की कन्नौज की काउ मिल्क से जुड़ी हुई डेयरी, ये भी नाबार्ड के सहयोग से बनी थी और उसको भी हम लोगों को नए सिरे से फिर से रिवाइव करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीज़ें होती हैं तो एक साथ सभी स्टेक होल्डर उससे लाभान्वित होंगे, पशुपालक भी, महिला स्वयंसेवी समूह और दुग्ध उत्पादक समितियां भी। इसके साथ ही जो यूथ उससे सर्विस पाएगा, नौकरी पाएगा या वहाँ काम पाएगा, उन युवकों के बारे में भी उनको भी काम मिलेगा वहाँ पे। और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, किसानों की आमदनी को या पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए ये चीज़ें भी होंगी। इसमें पशुधन के लिए अच्छा फीड कैसे उत्पादन किया जा सकता है, अंबेडकर नगर की हमारा पशु चारा उत्पादन का प्लांट, वह भी मात्र 12% क्षमता से ही चल पा रहा था। अब NDDB उसको संचालन करेगा, न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से वहाँ से क्वालिटी फीड हम पशुधन के लिए उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो बातें यहाँ पर NDDB ने अपनी बातें जो यहाँ पर कही हैं, खासतौर पर जिन चीज़ों को लेकर के ये डेयरियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर हमारे ये चीज़ें काम किए कर रही थी, MOU की जो शर्तें हैं बहुत स्पष्ट हैं और उस स्पष्ट शर्त के साथ इन चीज़ों को लेकर के कि जिसमें लीज रेंट के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50% के साथ NDDB इनको संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि NDDB एक समय सीमा के अंदर, एक बहुत शॉर्ट समय सीमा तय करें जिस दौरान आपकी डेयरी तैयार होती है, उस दौरान दुग्ध समितियों को वहाँ पे रिवाइव करके कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर बन रही हैं, मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका है उनका प्रशिक्षण, उनको मार्जिन मनी में सहयोग करना और चिलिंग प्लांट लगा करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं, डेयरी के साथ उन्हें जोड़ने में। क्वालिटी मिल्क बच्चों को और परिवार वालों को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मिलावट हो रही है, मैंने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करवाई थी प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पे। पशुधन है नहीं, लेकिन खोआ बनाया जा रहा है, पनीर बेचा जा रहा है, टनों टन
ये सब फर्जी है। लोगों के यानी जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि एक तरफ हमें क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। आज का यह अवसर इस दिशा में उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीटीबी ने आज एक साथ इन चारों महत्वपूर्ण 3 डेयरी और एक चारा उत्पादन के प्लांट के बारे में अपना एमओयू यहाँ पे किया है और मैं विश्वास करूँगा कि इस दौरान जब तक वह इन यूनिट को रिवाइव करता है, एक शॉर्ट पीरियड होना चाहिए, उस शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको रिवाइव करने और इस दौरान दुग्ध समितियों को सक्रिय करके कैसे कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अनुभव है, उनके पास इसका एक लंबा जो है अनुभव का लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि ये चीज़ें फिर से प्रारंभ होती हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलती हैं। दुग्ध कलेक्शन उतना होता है तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में जा कर के उस डेयरी के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे, समितियाँ होंगी, इनके साथ संवाद बनाने में मुझे भी और हमारे मंत्री को भी प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस एमओयू के लिए एनडीटीबी को, पशुधन विभाग को, उत्तर प्रदेश डेयरी सेक्टर को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि गति हमारी तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री डेयरी पशुपालन एवं दुग्ध विकास महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम पर रुक लेते हैं। सीतापुर से अहम खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर पंचायत भवन बना मवेशियों का अड्डा। ग्राम पंचायत के अधिकारियों के जगह ऑफिस में बैठी भैंस। ग्राम पंचायत भवन में मवेशी को किया गया बंद। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते बंद किए जाने की बात सामने आई है। पंचायत विकास अधिकारी के कमरे में भी भैंसों का अड्डा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई है और अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। लाखों रुपए में बना पंचायत भवन। हरगांव विकासखंड क्षेत्र के कटियारा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर, ग्राम पंचायत के अधिकारियों की जगह ऑफिस में बैठी भैंस। ग्राम पंचायत भवन में मवेशियों को बंद भी किया गया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर हरदोई से है। युवक पर महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया। रात्रि में घर में घुसकर महिला से की छेड़खानी। पीड़िता ने की मंझला कोतवाली में शिकायत। पुलिस ने शिकायत के बाद भी नहीं की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कोतवाली में शिकायत हुई। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने मामले की जांच का निर्देश दिया। मंझला कोतवाली क्षेत्र में बढ़ी महिला सुरक्षा की चिंता। हमारे घर में कैसे गए 12 बजे रात बिंदी पर और बिंदी का फिर हमारे फिर खाने करी और फिर खाने करके और फिर कार्रवाई करना तो वहाँ कोई सुनी नहीं। खाने में तब ही आए। कहाँ आए आज? हरदोई।
अगली खबर है चंदौली से, जहां पर निलंबित पायलट की महिलाएं डीआरएम से मिलने पहुंची। निलंबित पायलटों की महिलाएं डीआरएम से मिलने पहुंची। डीआरएम से मिलने से रोकने पर महिलाएं भड़की। आरपीएफ के जवानों ने रोककर नहीं दिया प्रवेश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कि महिलाओं ने नहीं दिया प्रवेश, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आगरा से, जहां पनाहट में चंबल नदी का जलस्तर हुआ स्थिर। 119 मीटर पहुंचकर थमा जलस्तर। रेत में फंसने की वजह से स्टीमर का एक इंजन हुआ फेल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्टीमर का संचालन हुआ बंद। रेत में फंसने की वजह से स्टीमर का एक इंजन फेल हुआ। स्टीमर संचालन बंद होने से यात्री परेशान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने थाना कादरी गेट का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों का रखरखाव, सीसीटीएनएस कार्यालय, हवालात मेस व बैरकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बीट आरक्षियों को बीट चेक की गई और सक्रिय अपराधियों व शीटरों की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों को बीट प्रणाली, शस्त्रों के भौतिक सत्यापन व यातायात संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि अधिकांश व्यवस्थाएं ठीक पाई गई और मिली छोटी छोटी कमियों को तुरंत दूर करने के आदेश भी दिए गए। किसी विशेष अनियमितता का पता नहीं चला है। अगली खबर बुलंदशहर से, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत। 13 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत। चेहरे पर दाने निकलने पर परिजनों ने कराया था भर्ती। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश में शासन के नियमानुसार 16 जून से परिषदीय विद्यालयों को खोला जाना था, जिसमें केवल शिक्षक आकर शैक्षणिक संबंधित कार्य करेंगे। 1 जुलाई से छात्र छात्राओं के पहुंचने पर शिक्षण कार्य शुरू किए जाएंगे। लेकिन शिक्षकों की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि शासन के आदेशों की अवहेलना कर विद्यालय जाने से कतरा रहे हैं। यदि यही सही रहता तो प्रदेश में 16 जून को बच्चों के आने से पहले क्यों विद्यालय खोले जाते। मामला है ललितपुर जनपद का बिरधा ब्लॉक अंतर्गत धौरा क्षेत्र का, जहां पर शिक्षक खुद विद्यालय पहुंचना जरूरी नहीं समझते। क्षेत्र का कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौजरी, जो कि 18 जून को खोला नहीं गया। 11 बजे तक कोई भी शिक्षक वहां नहीं पहुंचा। प्रदेश में शासन द्वारा 16 जून से परिषदीय विद्यालय खुलने के आदेश जारी किए गए। भले ही छात्रों को 30 जून के बाद आने का है, लेकिन 16 जून से जो यहाँ के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रतिदिन स्कूल 8 बजे आने का है। लेकिन अभी हम कंपोजिट पूर्व विद्यालय धौजरी में खड़े हैं, जहां 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ ना तो कोई कर्मचारी है, ना ही कोई शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं। अब जहां प्रशासन और शासन कहता है कि विद्यालय में पहुंचकर शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित कार्य
करना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है और अभी समय 9 बज चुके हैं और तारीख भी आज 18 जून है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2, जोन 5 की संयुक्त टीमों ने मोहनलालगंज और गुडुब्बा क्षेत्र में 6 अवैध प्लॉटिंग कर ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने कहा कि मोहनलालगंज के ग्राम शिवधरा में जागेश्वर, कल्लूलाल, शिवपाल, किशन और मिश्रीलाल के द्वारा लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस क्षेत्र में रामकरण, मंछाराम और शीतल के द्वारा 3 बीघा भूमि पर तथा गुरुबख्श, प्रमोद कुमार और चंद्रपाल द्वारा 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। कानपुर की रहने वाली शाजिया रिजवी ने ईरान से सकुशल भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 26 मई को ज़ियारत के लिए ईरान गई थी। इससे पहले वो 27 मई को दिल्ली से इराक रवाना हुई हैं, जहां उन्होंने 10 दिनों तक पवित्र धार्मिक स्थलों की ज़ियारत की। उनके साथ उत्तर प्रदेश से 40 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 कानपुर के थे। इराक में ज़ियारत पूरी करने के बाद सभी लोग ईरान पहुंचे, लेकिन ठीक वतन वापसी से 2 दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके चलते उनकी 17 जून की फ्लाइट रद्द कर दी गई और वो 23 जून तक ईरान में फंसी रही। शाहजहां ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन संदूक के तहत उनकी सुरक्षित वापसी शानदार तरीके से हो सकी। उन्हें एक 5 स्टार होटल में मुफ्त ठहराया गया और मशहद एयरपोर्ट तक इंडियन एम्बेसी की निगरानी में सुरक्षित पहुंचाया गया। जियारत के लिए 26 मई को कानपुर की शाजिया रिजवी ईरान गई थी। अब वो ईरान से वापस आ चुकी हैं। उन्होंने इराक और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध के उस नज़ारे को देखा है जो वो कानपुर में वापस आकर लोगों को बता रही हैं। कितना दर्दनाक, कितना भयावह मंजर रहा है जो उन्होंने अपनी आंखों में कैद कर लिया है। इस बार हमारे साथ शाजिया रिजवी मौजूद हैं और उनसे खुद बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से आप यहाँ कानपुर से ईरान गई, क्या वहां पर हुआ, वो पूरी घटना बताएं। जी, मैं शाजिया रिजवी कानपुर की निवासी हूँ। मैं 26 मई को कानपुर से अपने भाई इंतजार हैदर आबदी, जो कारवाने पंजतन के लीडर हैं, उनके हमरा यहाँ से जो है कानपुर रेलवे स्टेशन से सवार हुई और दिल्ली से मैं जो हूँ 28 तारीख को इराक, पहले मुल्क के इराक पहुँची। वहाँ मैंने अपनी सारी ज़ियारत करी और ज़ियारत करने के बाद हम तमाम काफिले वालों ने ज़ियारत करी और बहुत अच्छे से उन्होंने लीड किया था अपने कारवां को। और वहाँ से ज़ियारत करने के बाद मैं 10 या 11 जून को, नहीं सॉरी 10 या 11 मई को, सॉरी 10 या 11 जून को मैं वहाँ से जो है ईरान आई। ईरान से मुल्क मशहद में मैं थी और मुल्क मशहद से 13 की सुबह जब हम लोग मुल्क ईरान के कुम शहर की तरफ चलने लगे तो ये मुझे मालूम हुआ, हम लोगों को ये इत्तला हुई कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। और जब हम लोग तेहरान रेलवे स्टेशन पहुंचे तो एक खामोशी का माहौल था। तो हम लोग घबराए कि आखिर इतना माहौल शांत क्यों है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बिल्कुल सन्नाटा था। तो हम लोगों ने दरियाफ्त किया। जब दरियाफ्त किया तो मालूम ये हुआ कि जो है सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं और 21 तारीख तक की सारी फ्लाइटें भी रद्द हो गई। हम लोग थोड़ा घबराए, लेकिन हमारे काफिला सालार ने, इंतजार हैदर आबदी ने हम लोगों को मुतमईन किया कि नहीं घबराइए, नहीं हो सकता 17 तारीख तक, क्योंकि 17 तारीख को कि हम लोगों की फ्लाइट थी। लेकिन जब हम मुल्क कुंभ में पहुंचे, जब शहर कुंभ में पहुंचे तो वहां पे ये मालूम हुआ कि 21 तारीख तक की सारी फ्लाइटें रद्द है। अब हम लोग वहां घबराने लगे। 2 दिन हम लोगों के वहां एक्स्ट्रा हुए, लेकिन कुछ देर के बाद इंडिया एम्बेसी के लोग आए जिन्होंने हमारे लीडर के साथ कांटेक्ट किया और हमारे लीडर को बताया आप लोग घबराइए नहीं, हम इंडिया एम्बेसी से आए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी सुरक्षा के साथ आप लोगों को आपके भारत भेजेंगे। और ये वादा उन्होंने अपना पूरा किया। इंडिया एम्बेसी हमें कुंभ से लेकर के बाय बस मशहद लेकर आई। मशहद में फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में ठहराया और कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया। बेहतरीन खाना, नाश्ता, पानी, सोने की सुविधा और रूम की सुविधा, हर सुविधा हम लोगों को दी। और हर 2 घंटे पे इंडिया एम्बेसी के लोग आते थे और हमारी खैरियत पूछने, हम लोगों की खैरियत पूछने के लिए आते थे। और हमारे साथ और भी काफिले वहाँ थे। और जब 21 तारीख आई तो 21 तारीख से जो इंडिया एम्बेसी ने हम लोगों को, हमारे काफिले से थोड़े थोड़े करके लोगों को निकालना शुरू किया। और 22 तारीख की सुबह हम लोगों को इंडिया एम्बेसी हमारे होटल से लेके गई और हमको जो है मशहद एयरपोर्ट से मोहान
एयरवे से हम लोगों को दिल्ली जो है सुरक्षित 22 तारीख की रात में पहुंचाया। तब मिसाइल्स गिर रहे हैं, वहां आप लोग डर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ऐसे में जो वहां के लोकल लोग थे उनका क्या रिएक्शन होता था? वहाँ के लोकल लोगों को देख करके ना एक जो है एक्सपीरियंस हुआ कि घबराना नहीं चाहिए। वहाँ के लोकल लोगों में हमने कोई भय नहीं देखा। हम लोग घबरा रहे थे लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थे। अच्छा, भारत के जो सरकार है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे और नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? भारत की सरकार ने जो काम किया है उसके लिए सलूट तो बनता है और मन से, और जो है बहुत खुश है। मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि वो हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और जो ये एक्शन बहुत जल्दी लिया। जिस उम्मीद को हम लोगों ने सोचा था उस उम्मीद से ज्यादा भारतीय सरकार ने हमारी मदद करी और हमें सुरक्षित अपने अपने वतन, अपने अपने शहर पहुंचाया। ये थी हमारे साथ साजिया रिजवी, जिनका ये कहना है कि जो लोग अभी भी ईरान में हैं या फिर भारत से बाहर हैं तो वो लोग घबराए नहीं, बल्कि भारत सरकार पर विश्वास रखे, सभी को सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कादरीगेट पुलिस के द्वारा साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय 3 चादर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण व रुपए बरामद हुए। थाना कादरीघाट के अपराध निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद ने अपनी टीम के साथ अचानक छापामार कार्रवाई कर पंजीकृत अभियोग से संबंधित 3 चादर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किए गए अभियुक्त अभिषेक सिंह भदौरिया उर्फ रौनक, सचिन जगरवाल तथा जितेंद्र खंगार निवासी जनपद कोटा राजस्थान के हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से घटना में संलिप्त 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 21,600 रुपए नगद, 40,000 रुपए फ्रीज तथा 4 लाख रुपए की USDT क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट और साथ ही आपको बता दें कि +92 सीरीज की 4 संदिग्ध मोबाइल नंबर भी बरामद किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।